नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में कक्षा 8 की विज्ञान विषय की राजस्थान बोर्ड की बुक और NCERT के बुक के जो 6 से लेके 10 तक के लेसन है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसका जो 6 नंबर लेसन है पौधों में जनन। इससे पहले जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने 1 से लेके 5 तक के जो लेसन थे उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। तो आज का हमारे पास प्रश्न 33 नंबर कायिक जनन पाया जाता है। तो पहला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न हमारे पास कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। कायिक जनन क्या होता है? पौधे में बीज के अलावा पौधे के जो भी भाग होते हैं बीज के अलावा जैसे जड़, तना, पत्ती, इनसे यदि कोई नया पादप तैयार होता है तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, पत्ती, शाखा, इनसे यदि कोई नया पादप तैयार होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कायिक जनन कहा जाता है। यहाँ पे कायिक जनन का उदाहरण क्या है? आलू। जैसे आलू है, आलू भूमिगत तना होता है। इस तने को इस प्रकार बीच बीच में से कैसे भी काट दें और इन काटे हुए भागों को भूमि के अंदर लगा दें तो ये हर काटा हुआ भाग एक नया पादप तैयार कर देगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कायिक जनन। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा के जो युग्मक होते हैं वो जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है एक लिंगी पुष्प है। 35 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? जो हमारे पास 1 नंबर दे रखा है मक्का। मक्का एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं? पुष्प के अंदर 2 चीज होती है, एक तो नर भाग जिसको बोलते हैं पुमंग और एक होता है मादा भाग जिसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। यदि पौधे के अंदर इन दोनों भागों में से पुमंग और स्त्री केसर दोनों में से कोई केवल एक ही यदि पुष्प के अंदर उपस्थित है तो उसको बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। यदि पुमंग उपस्थित है तो वो पुष्प कौन सा हो जाएगा? नर पुष्प। यदि स्त्री केसर उपस्थित है तो उसको बोलेंगे मादा पुष्प। यदि पुमंग और स्त्री केसर, जायांग और पुमंग, इन दोनों में से केवल पुष्प के अंदर एक ही चीज उपस्थित है तो उस पुष्प को क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। यहाँ पे जो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है वो कौन सा है? मक्का का उदाहरण है। उसके बाद में हमारे पास है द्विलिंगी पुष्प है। 36 नंबर प्रश्न है कि द्विलिंगी पुष्प है, निम्न में से कौन सा है? तो 4 नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास सरसों। सरसों किसका उदाहरण है? द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अब द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं कि जो नर भाग होता है उसको पुमंग कहा जाता है और जो मादा भाग होता है उसको जयांग या स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। यदि किसी पुष्प के अंदर कोई एक पुष्प है उसके अंदर ये दोनों ही भाग एक साथ हो, एक ही पुष्प के अंदर ये दोनों भाग उपस्थित होते हैं तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। यहाँ पे जो द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है वो है सरसों। अब हम जानते हैं कि जनन क्या होता है। कोई भी जीव है अपने समान जीव उत्पन्न करता है और क्यों करता है? अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन कहा जाता है। ये जो जनन होता है प्राणियों में, जंतुओं में कई विधियों से होता है। तो पौधों में जनन की विधियां देखते हैं। कायिक जनन। कायिक जनन कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा कि बीज के अलावा पौधे के जो भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्तियां, इनके अलावा यानी जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा यदि कोई नया जीव पैदा होता है तो उसको बोलते हैं कायिक जनन। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पत्तियों द्वारा भी नया पादप तैयार हो जाता है। किसमें? जो ब्रायोफिल्म या पत्थर चटा होता है उसकी पत्तियों द्वारा नया पादप तैयार हो जाता है।
उसके बाद में 2 नंबर विधि है हमारे पास अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता हो तो उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है और जो संतान होती है उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक के समान ही होती है। जैसे जनक होता है वैसी संतान होती है। जैसे किस किस में होती है, फर्न, मोस, पैरामीशियम। जैसे गुलाब होता है, गुलाब की टहनी काट कर लगा दें तो जो पहले गुलाब था वैसे के वैसे उस नए गुलाब के अंदर गुण होंगे। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर पॉइंट है लैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा दोनों ही जीव भाग लेते हो तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ये किस में होता है, जैसे मनुष्य है, बाकी जो प्राणी है उनके अंदर होता है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है हमारे पास एक लिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर जो नर भाग होता है अथवा स्त्रीकेसर जो मादा भाग होता है में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता और ककड़ी। ये जो है मक्का, पपीता, ककड़ी, इनके अंदर जो इनका पुष्प होता है उनके अंदर केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि पुंकेसर उपस्थित है तो इस प्रकार का पुष्प होगा। यदि स्त्रीकेसर उपस्थित है तो इसके अंदर इस प्रकार का पुष्प होगा। यदि इन दोनों में से पुंकेसर और अंडप या स्त्रीकेसर दोनों में से एक ही उपस्थित हो तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। उसके बाद में द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया और धतूरा। इनके जो पादप है, इन पादपों के जो पुष्प है उनके अंदर ये दोनों ही अंग उपस्थित होते हैं। जैसे मान लो ये जो पादप है इसके अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही उपस्थित होंगे तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पुष्प के नर जनन भाग को क्या बोलते हैं, पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर से परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों के अंकुरण होने से नर केंद्रकों का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसको चित्र के अंदर। उसके बाद में जो स्त्रीकेसर होता है उसको वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। स्त्रीकेसर में क्या होते हैं, वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है, बीजांड में होता है। तो ये पुष्प का चित्र है, इसके अंदर हम देखते हैं जो मादा जननांग होता है, मादा जनन अंग होता है पुष्प के अंदर, उसको बोलते हैं जयांग या इसको बोलते हैं अंडप। और इसी अंडप को ही हम बोल सकते हैं स्त्रीकेसर। मादा का भाग है जो जननांग है उसको ही स्त्रीकेसर कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। पूछ लेते हैं कि इसके कौन कौन से भाग है या कितने भाग होते हैं। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय। ये जो पुष्प का ये जो भाग होता है ऊपर का कटोरीनुमा सा भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकागर। उसके बाद ये जो पाइप नुमा संरचना है इसको बोलते हैं वर्तिका। और जो ये नीचे वाला भाग है जिसमें बीजांड स्थित होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। तो वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय ये 3 भाग होते हैं किसके, जायांग के, मादा जनन अंग के। उसके बाद में जो पुष्प के अंदर नर जननांग होता है, नर जनन अंग होता है उसको पुमंग कहा जाता है। और इसी पुमंग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो प्राकोष और एक पुतंतु। अब प्राकोष किसे कहा जाता है, जो ये आपको थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है पुष्प के अंदर, ये जो थैलीनुमा संरचना है इसको प्राकोष कहा जाता है। और ये डंठलनुमा संरचना है इसको पुतंतु कहा जाता है। तो याद रखना कि मादा जननांग जो होता है उसको जयांग और नर जननांग को क्या बोलते हैं, पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं और इसके 2 भाग होते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो प्राकोष होता है, ये थैली होती है उसको प्राकोष बोलते हैं। ये जब फटती है तो कुछ कण निकलते हैं।
इन कणों से को क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। पराग कण बोलते हैं। ये जो पराग कण होते हैं उनको बोलते हैं नर युग्मक, या इनको नर युग्मक या नर केंद्रक कहा जाता है। ये जो परागकोश होता है, ये थैली होती है, इनसे जो कण निकलते हैं उनको पराग कण कहा जाता है। और इन्हीं पराग कणों से क्या निकलते हैं? नर युग्मक या नर केंद्रक निकलते हैं। अब ये जो पराग कण है, यहां से निकले परागकोश हैं, और यदि पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इस प्रकार यहां से निकलकर यहां पर पहुंच जाए, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। ये परागण दो प्रकार का होता है, एक सब परागण और एक पर परागण, जिनका अध्ययन अब हम आगे करते हैं। कुछ और हमारे पास पॉइंट है। 8 नंबर पॉइंट है, सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो रेपसीलिया का होता है। उसके बाद में सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? बुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा जो होता है फल, सबसे बड़ा फल किसका होता है? लोडोसिया का होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? आर्किड का होता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर पॉइंट है, फल किसको कहा जाता है? जो अंडाशय होता है, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? फल कहा जाता है। उसके बाद में सत्य फल या वास्तविक फल किसको कहा जाता है? जो पुष्प होता है उसके अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनाता है? फल बनाता है। अब यदि पुष्प के अंदर केवल अंडाशय से ही फल का निर्माण हो तो ऐसा फल सत्य फल या वास्तविक फल कहलाएगा। जैसे मान लो आम के अंदर क्या होता है? आम का जो पेड़ होता है या पुष्प होता है उसके अंदर जो अंडाशय होता है वही केवल इस फल का निर्माण करता है। 14 नंबर पॉइंट हमारे पास असत्य फल, मतलब अंडाशय के अलावा पुष्प के जो भाग है, जैसे पुष्पासन, बाह्य दल, वो यदि फल बनाने में सहयोग करें या भाग लें तो उनको बोलते हैं सत्य फल या आभासी फल। तो ऐसा किन में होता है? सेब और नाशपाती में क्या होता है कि सेब और नाशपाती के अंदर अंडाशय के अलावा पुष्पासन, बाह्य दल आदि भाग लेते हैं। ऐसा फल क्या कहलाता है? असत्य फल कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 15 नंबर पॉइंट हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण, अनिषेक जनन। निषेक, ऐसे तात्पर्य निषेक जनन, मतलब निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। मतलब बिना निषेचन के क्या होता है? अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है। और किन में बदलता है? जो केला होता है उसमें, और अंगूर का पादप में अंडाशय बिना निषेचन के फल में बदल जाता है। उसके बाद में 16 नंबर हम पढ़ते हैं परागण। परागण क्या होता है? हमने पढ़ा कि जो ये थैली थी, उसके अंदर इस प्रकार की थैली थी, उसको क्या कहा गया? परागकोश। इस परागकोश से कुछ कण निकलते हैं, इस प्रकार से कुछ कण निकलते हैं जिनको बोलते हैं परागकण। ये परागकण क्या होते हैं? इस वर्तिकाग्र, पुष्प की वर्तिकाग्र इस प्रकार की जो होती है उसकी ऊपर पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, यहां से निकलकर इस प्रकार यहां पर पहुंच जाए, तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। आगे हम अध्ययन करते हैं। एक तो होता है सब परागण और एक होता है पर परागण। देख लेते हैं कौन सा सब परागण का उदाहरण है और कौन सा पर परागण। तो इस प्रकार से ये है परागकोश। परागकोश से क्या निकला? परागकण निकला। एक ही पुष्प है, इसके परागकोश से परागकण निकला और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ये परागकण पहुंच गए। तो यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ये परागकण पहुंच जाए तो ऐसा परागण क्या कहलाएगा? सब परागण कहलाएगा। उसके बाद में होता है पर परागण। जैसे यहां से क्या निकला? इस परागकोश से परागकण निकला, और ये भी मटर का पौधा है और ये भी मटर का पौधा है मान लेते हैं। तो यहां से परागकण निकला और इस दूसरे पौधे पर आकर इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। कैसे भी पहुंचे? जैसे हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा। यहां से ये परागकण निकला इस पुष्प से, और इस पुष्प से निकलकर
किसी भी तरीके से इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो ऐसा परागण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। यदि इस पुष्प यानी ये जो परागकोश है, इस परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प पर चला जाए तो वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। और यहां से परागकण निकलकर अपनी प्रजाति के, जैसे ये मटर का पौधा है और ये भी क्या है? मटर का पौधा है, सेम प्रजाति का पादप है, तो यहां से निकलकर यदि दूसरे मटर के पादप पर चला जाए तो उसको बोलते हैं पर परागण। तो परिभाषाएं देख लेते हैं एक बार। स्वपरागण, जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि मटर और टमाटर में। उसके बाद में पर परागण किसमें होता है? जब एक पादप के पुष्प से परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है, जैसे गुलाब और पोपी में। तो उसके बाद में हमारे पास जो 6 नंबर लेसन है एनसीईआरटी का, दहन और ज्वाला, उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न हमारे पास, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है। तो पेट्रोल जैसे ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनकी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है। ईंधन जो होता है उसका ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये क्या है? ईंधन के ऊष्मीय ग्राम का मात्रक होता है। ईंधन का जो ऊष्मीयमान होता है उसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। उसके बाद में जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके बाद में हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 7 नंबर लेसन है, रक्त परिसंचरण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है हमारे पास, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो रक्त का जो ठोस भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा का। रक्त का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और इस प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। और इसके अंदर लगभग जल की कितनी मात्रा होती है? 90% जल की मात्रा होती है और 10% प्रोटीन, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में लगभग कितनी मात्रा होती है? जल की 90% होती है और यह रुधिर का 55% भाग बनाता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल जो रक्त कणिका है उनको RBC के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? जो हमारे रुधिर का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण लाल होता है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, शरीर की सैनिक किन्हें कहा जाता है? तो शरीर के सैनिक किन्हें कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर की अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, इनसे हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करते हैं। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है WBC, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। उसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उसके बाद में रुधिर के बारे में कुछ विशेष पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले लाल रंग के तरल संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? रुधिर कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो लाल रंग का होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तरल संयोजी उत्तक, अब संयोजी उत्तक
कोशिकाओं का समूह है, बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाए तो उसको बोलते हैं स्योंजी ऊतक। और तरल मतलब बहने वाला। तो हमारे शरीर में जो लाल रंग का पदार्थ है और बहता है उसको क्या कहा जाता है? रुधिर कहा जाता है। इसे शरीर की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। रुधिर को शरीर की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। क्यों? जिस प्रकार नदी के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी के अंदर होते हैं, बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी के अंदर तत्व बहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार जो रुधिर होता है उसके अंदर भी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो तत्व होते हैं या विभिन्न प्रकार की गैसें होती है वो उनका परिवहन होता है, इसलिए इसको जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। प्लाज्मा, रुधिर को दो भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा एक कणिकाएं। जो रुधिर का तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है और यह रुधिर का 55% भाग बनाती है। उसके बाद में रुधिर का जो ठोस भाग होता है उसको रुधिर कणिका कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में हम विस्तार से कक्षा 10 की बुक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में जो एनसीईआरटी बुक का जो 7 नंबर लेसन है, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। 44 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि हो जाती है? यदि वनों को काट दें या उनको उन्मूलन कर दें तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वन जो होते हैं वो जीवों की जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनका उपयोग करते हैं। अब यदि वनों को काट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जहां जीव पाए जाते हैं कहलाता है? तो पृथ्वी का वह भाग जहां जीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग जितने वृक्षों को काटते हैं उनकी संख्या है? तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कम से कम 17 वृक्षों को काटा जाता है। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 8 नंबर लेसन है, हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचाव, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न 47 नंबर प्रश्न हमारे पास, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है? तो कुष्ठ रोग उत्पन्न किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो हमने जो इससे पहले जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने मानव रोगों से संबंधित जितने भी रोग है उनके ट्रिक के द्वारा याद किए थे उन रोगों को। तो आप जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो एक बार, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक उसके अंदर बताई गई है। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न, संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? संक्रामक रोग वे होते हैं जो संपर्क के द्वारा फैलते हैं। तो हैजा, एनीमिया, जोड़ों का दर्द और कैंसर। तो कैंसर जो होता है वो नहीं फैलता है, जोड़ों का दर्द नहीं फैलता है। एनीमिया, यदि किसी में रक्त की कमी है तो उसको बोलते हैं एनीमिया, वो भी यदि किसी में रक्त की कमी है तो वो एक दूसरे से आगे नहीं फैलता है। तो हैजा जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो संक्रामक रोग वो होते हैं जो संपर्क से फैलते हैं। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न हमारे पास, छोटी माता रोग को फैलाने वाला वायरस है? छोटी माता रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और उसको कौन फैलाता है? वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस फैलाता है। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है, एनीमिया में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो एनीमिया जो रोग होता है उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है। शरीर में किसकी कमी हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास एनसीईआरटी बुक का जो 8 नंबर लेसन है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न हमारे पास, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? मतलब निम्न में से ऐसी कौन सा अंग है कोशिका का जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य या केंद्र। तो
जो 2 नंबर है कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी होती है, ये जो होती है वो केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। उसके बाद में हमारे पास 52 नंबर जो प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? स्तुरमुर्ग का अंडा होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है? या ऐसी कोशिका जिसमें कभी विभाजन नहीं होता, जो G0 की अवस्था में रहती है, तो इस कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में हमारे पास 54 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक गुण जो जनक से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 55 नंबर प्रश्न है, एक समान कोशिका का ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कोशिका है, यदि कोशिका का कार्य समान है, आकृति समान है, तो एक समूह बना लेती है, उस समूह को उत्तक कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 56 नंबर प्रश्न है, कोशिका की खोज की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 के अंदर की थी। ये जो कोशिका थी वो वास्तविक रूप से मर्त कोशिका थी, और मर्त कोशिका का इसने क्या नाम रखा? सेलुली नाम रखा। तो धीरे धीरे ये सेल होते हुए सेलुली से सेल बनी, सेल से कोशिका इसको कहा गया। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और ये वास्तविक रूप से मर्त कोशिका थी। तो ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और उसके बाद में जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 9 नंबर लेसन है, कार्य एवं ऊर्जा, उसका महत्वपूर्ण प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक कौन किसे माना जाता है? न्यूटन, किलोग्राम, जूल या वाट। तो कार्य का मात्रक जूल माना जाता है। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? हमारे पास प्रश्न ऑप्शन है, शक्ति, बल, संवेग या ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जितनी हमारे शरीर में क्या होगी? ऊर्जा होगी, उतना ही हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा पर निर्भर होती है। 57 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म किसको कहा जाता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, भूमि के अंदर दब जाते हैं, दबने के बाद उच्च ताप दाब से क्या होते हैं? वो जीवाश्म में बदल जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? पेट्रोल, लकड़ी, डीजल या प्राकृतिक गैस। तो जो लकड़ी है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास, वस्तु पर किया गया कार्य। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन के परिमाण पर निर्भर करता है। यदि कोई कार्य कब माना जाएगा? जब वस्तु पर बल लगे और वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न हो? विस्थापन उत्पन्न हो, तभी वो कार्य माना जाएगा। उसके बाद में बल किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी। जैसे ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है, इनके बीच की ए से लेके बी तक की जो दूरी है, निश्चित दूरी है, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन कहा जाता है। ए से लेके बी तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। उसके बाद में कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी वस्तु पर बल लगना चाहिए, बल लगने पे क्या उत्पन्न होना चाहिए? विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा? कार्य माना जाएगा। कार्य को किससे लिखा जाता है? W से। बल को किससे लिखा जाता है?
F से, और विस्थापन को किससे लिखा जाता है? S से लिखा जाता है। तो W बराबर में Fs। अब 6 नंबर पॉइंट हमारे पास कार्य ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है, इसलिए कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। जितनी ऊर्जा होगी उतना ही कार्य होगा, जितना कार्य होगा उतनी ऊर्जा लगेगी। तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है, इसलिए दोनों का मात्रक जूल है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर पॉइंट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहा जाता है? वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। 8 नंबर पॉइंट हमारे पास स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति में या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। 9 नंबर हमारे पास पॉइंट है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसको कहा जाता है? वस्तु के अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है उनका योग ही क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास ऊर्जा रूपांतरण के जो कुछ महत्वपूर्ण उपकरण दिए हुए हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। डायनमो जो जनित्र होता है वो ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है? तो जनित्र क्या होता है? यंत्र होता है। तो वह यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद में माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में लाउड स्पीकर किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। उसके बाद में विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में सोलर सेल से तात्पर्य है कि जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में मोमबत्ती जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद में विद्युत हीटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में प्रकाश विद्युत सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करती है। उसके बाद में प्रेस जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। तो ये थे विभिन्न उपकरण जो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में हमारे पास जो NCERT बुक का 9 नंबर लेसन है जंतुओं में जनन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास 58 नंबर प्रश्न है आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक मतलब अंदर, किसके? मादा के शरीर में, उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। 59 नंबर प्रश्न है हमारे पास एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो टेडपोल किसके द्वारा वयस्क में विकसित होता है? कयांतरण द्वारा विकसित होता है। उसके बाद में 60 नंबर प्रश्न है हमारे पास एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। जो युग्मनज होता है, क्या होता है युग्मनज? युग्मक इसको बोलते हैं शुक्राणु। जैसे मान लो शुक्राणु, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ये दोनों क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? युग्मक कहा जाता है। युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। जब ये युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलकर एक संरचना बनाती है जिसको जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। तो इस युग्मनज में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो केंद्रकों की संख्या 1 होती है।
उसके बाद में 61 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है। तो नर जननांग का कौन सा भाग नहीं है? जो 3 नंबर ऑप्शन है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो है वो नर जननांग का भाग नहीं है, मादा जनन अंग का भाग है। उसके बाद में हमारे पास 62 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? हाइड्रा में होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 63 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है। तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? स्तूर्मुर्ग का अंडा होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में कुछ अलैंगिक जनन की जो विधि थी मुकुलन, क्या होता है कि इस विधि में शरीर पर एक वल्ब की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं और इस विधि को मुकुलन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है, ये हाइड्रा है, हाइड्रे के शरीर पर कुछ कलिका निकल जाती है, एक संरचना बनती है, इस संरचना को कलिका या मुकुल कहते हैं। जैसे जैसे यह पोषण प्राप्त करेगी यह कलिका बढ़ती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब यह जो मुकुल है या कलिका इस मूल से क्या हो जाएगी? पृथक हो जाएगी। पृथक होकर नया क्या करेगी? जीव या पादप तैयार करेगी। तो इसको बोलते हैं मुकुलन कहा जाता है। किस में होता है? इसके द्वारा हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा जो होता है उसके अंदर एक संरचना निकलनी शुरू हो जाती है जिसको मुकुल या कलिका कहते हैं। जैसे अनुकूल समय आता है भोजन प्राप्त करके यह क्या होती है? बड़ी होती जाती है और अलग हो जाती है। बाद में अलग होकर नया जीव या नया पादप तैयार करती है। उसके बाद में 2 नंबर हमारे पास है द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है? जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों को जन्म देता है। जैसे अमीबा के अंदर ये मूल अमीबा है, इसके अंदर क्या होता है? धीरे धीरे विकास होता है। विकास होकर ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद अमीबा खुद क्या होता है? इस प्रकार 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविखंडन। मतलब 2 भागों में इसका विखंडन हो जाता है। ये दोनों भाग फिर नए जीवों का क्या करते हैं? नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो उसको बोलते हैं द्विविखंडन। और द्विविखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 10 नंबर लेसन ध्वनि, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो निम्न में से किस में ध्वनि बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती? तो जो 4 नंबर ऑप्शन है निर्वात, निर्वात में से ध्वनि बिल्कुल भी नहीं गुजरती। तो निर्वात क्या होता है? निर्वात वह होता है जहां पर बिल्कुल भी वायु नहीं होती है। उसके बाद में 65 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी कण या वस्तु के माध्य स्थिति के ऊपर नीचे गति को क्या कहते हैं? कोई वस्तु है इस प्रकार से, यदि वो कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, तो माध्य स्थिति के ऊपर नीचे इस प्रकार गति करती है तो उसको बोलते हैं कंपन कहा जाता है। और कंपन के द्वारा ही ध्वनि सुनाई देती है। उसके बाद में 66 नंबर प्रश्न हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में हमारे पास एक कंपन में लगे समय को कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? जैसे एक कंपन होता है तो उसमें जितना समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो कंपन प्रति सेकंड होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हर्ट्ज भी कहा जाता है। तो आवृत्ति का मात्रक किसे कहा जाता है? हर्ट्ज को कहा जाता है। उसके बाद में ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम वायु में होती है। ये भी ध्यान रखना कि सबसे अधिक जो चाल होती है ध्वनि की ठोस में और सबसे कम वायु में होती है। 3 नंबर पॉइंट है, ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्वनि एक माध्यम के बगैर गुजर नहीं सकती, इसके लिए कोई माध्यम होना जरूरी है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। तो ध्वनि की जो प्रबलता का मात्रक है वो कौन है? डेसिबल है, जिसको डीबी लिखा जाता है। इस प्रकार डीबी लिखा जाता है।
उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर पॉइंट है सर्वीय ध्वनि। सर्वीय ध्वनि ऐसी ध्वनि जिसको हमारे कान सुन सकते हैं या सहन कर सकते हैं। उसकी मात्रा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसको सर्वीय ध्वनि कहा जाता है। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है अपसर्वीय ध्वनि, जिसको अंग्रेजी में इंफ्रासोनिक भी कहा जाता है। तो अपसर्वीय ध्वनि या इंफ्रासोनिक ध्वनि किसको कहा जाता है? जिसकी डेसिबलता कितनी हो? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को, या कम हो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति हो, उसको बोलते हैं अपसर्वीय ध्वनि। उसके बाद में प्रासर्वीय ध्वनि, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि, जिसकी डेसिबलता कितनी हो? 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? प्रासर्वीय ध्वनि कहलाती है। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट हमारे पास चमगादड़ और सोनार और सोनाग्राफी। ये सारी की सारी जो है चमगादड़, सोनाग्राफी और सोनार, ये प्रासर्वीय ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सोनार क्या होती है? इसके बारे में पिछली 2016 की रीट के अंदर भी पूछा गया था। सोनार का कार्य होता है समुद्र की गहराई नापने तथा पनडुब्बी की स्थिति व चाल ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टि से मानव कान के लिए एक निर्धारित ध्वनि सीमा साउंड रेंज कितनी होती है? 85 डेसिबल होती है। मतलब सीधा है कि मानव के कान केवल 85 या 80 डेसिबल की ध्वनि को ही सहन कर सकता है। उससे ऊपर जो ध्वनि होगी उसको सहन नहीं कर पाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो NCERT बुक का जो 10 नंबर लेसन है किशोरावस्था की ओर, तो उसका 68 नंबर प्रश्न है निम्न में से नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन कौन सा है? जो 3 नंबर पॉइंट है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, वो नर हार्मोन है। उसके बाद में 69 नंबर प्रश्न है निम्न में से स्त्री हार्मोन है, स्त्री हार्मोन कौन सा इनमें से? जो 1 नंबर ऑप्शन है एस्ट्रोजन, वो स्त्री हार्मोन है। उसके बाद में 70 नंबर हमारे पास रजोनिवर्ती से आशय है। रजोनिवर्ती से क्या आशय? रजोनिवर्त मतलब निवर्त मतलब अंत, ऋतुस्राव का अंत जब हो जाए 48 या 50 की उम्र में, तो उसको बोलते हैं रजोनिवर्ती। उसके बाद में हमारे पास 72 नंबर प्रश्न है और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे शिशु होगा। यदि मादा का X और नर का X मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? मादा का ही जन्म होता है। किस शिशु का जन्म होगा? मादा का। यदि X को Y निषेचित करता है तो किसका जन्म होगा? नर का जन्म होगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया उसका मादा आंसर होगा। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।